नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस शो में हम सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की चर्चा करते हैं। किसी कानून को बदलने की बात हो या कोई नया रूल रेगुलेशन लाना हो, उसका असर आप पर, आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंपनियों के गड़बड़ झाले की बात हो या शेयर बाजार म्यूचुअल फंड की, बैंकों की बात हो या देश विदेश की इकोनॉमीज की, सभी जटिल मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे कभी देश के टॉप अमीरों की लिस्ट में शामिल रहे अनिल अंबानी की, जिनकी अधिकांश कंपनियां आज की डेट में या तो दिवालिया हो चुकी हैं या बिकने की कगार पर। ताजा अपडेट यह है कि अनिल अंबानी के परिसरों पर ईडी की रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि सुबह से ही ये छापा जो है वो चल रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 50 कंपनियों और 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। अब अनिल अंबानी के घर ऑफिस पर ईडी ने क्यों मारा छापा? हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया था। वो वाला मामला क्या था? इसके अलावा इस कहानी में यस बैंक वाला भी एंगल है। तो पूरी कहानी को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे चीन की चाल की। असल में दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी यानी ब्लैक रॉक ने अपने कर्मचारियों को चीन की यात्रा के दौरान अपने फोन और लैपटॉप ले जाने से मना किया। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक रॉक के कर्मचारी चीन की निजी यात्रा के दौरान ब्लैक रॉक नेटवर्क पर काम नहीं कर पाए। क्यों ये कदम उठाए जा रहे हैं? क्या इस कदम के पीछे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बड़ी वजह है या नहीं, जानने की कोशिश करें। अंतिम में चर्चा करेंगे भारतीय लोगों की घटती सेविंग्स की। देखिए, बचत करना भारतीयों की सदियों पुरानी आदत है, लेकिन अब ये खत्म होती जा रही है। हाल ही में आरबीआई की ओर से आंकड़े जारी किए गए। इसमें बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी में परिवारों की नेट सेविंग्स की हिस्सेदारी सिर्फ 5.3% थी और जीडीपी में सेविंग्स की यह हिस्सेदारी बीते 50 सालों में सबसे कम। कितनी चिंताजनक बात है। क्यों घटती जा रही है सेविंग्स, समझने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें करीब 50 कंपनियां शामिल हैं। इस मामले को लेकर 25 से ज्यादा लोगों से भी पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यस बैंक के लिए 3,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में ये रेड दिल्ली और मुंबई में चल रही है। ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 17 के तहत की जा रही है। प्रवीण सर, कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई सीबीआई की ओर से दर्ज 2 एफआईआर और सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी एनएफआरए जैसी एजेंसियों से मिली जानकारियों के आधार पर की गई। सर, अनिल अंबानी की कंपनियों पर क्या आरोप है? बिल्कुल, देखिए 2017 से 2019 के बीच का ये मामला है और बड़ी बात यह है इसमें कि एक तो अनिल अंबानी जो कि पहले से तमाम तरह की मुश्किलों से घिरे आ रहे थे और अब आके पिछले 2-3 साल से आप मान लीजिए, और उसमें भी खास तौर से पिछले 1-1.5 साल में अनिल अंबानी की कंपनियों को लेके, खास तौर पर रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा को लेके ऐसा लगा कि अनिल अंबानी अब पूरे बिजनेस का टर्न अराउंड करने की स्थिति में है। चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही थी, कर्ज घटता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन पिछले जो उनके क्रियाकलाप थे, जिन चीज़ों को लेके बड़ा बवाल रहा, वो बार बार चीज़ें आ रही हैं और हॉन्ट कर रही हैं उनको। और ये मामला वही 2017 से 19 के बीच के यस बैंक ने जो अनिल अंबानी की कंपनियों को कर्ज दिया, 3,000 करोड़ रुपए के लगभग कर्ज का मामला है। उसमें जो अनियमितताएं हैं, उनका जो गलत तरीके से इस्तेमाल है, उसको लेके ये पूरा मामला है, जिसको लेके आज ईडी ने लंबा बड़ा एक एक्शन लिया है, जहां पे अनिल अंबानी की कंपनियों और उनके प्रेमिसेस पर छापेमारी की गई है। जी प्रवीण सर, आगे चर्चा को लिए चलेंगे, लेकिन उसके पहले ईडी ने क्या क्या बातें कही हैं जी, वो मैं आपको अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ। ईडी ने कहा है कि ये सोचा समझा और सुनियोजित प्लान था, बिल्कुल, जिसके तहत बैंकों, शेयर होल्डर्स, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को गलत जानकारी देकर पैसे जो हैं हड़पे गए हैं। अब जांच में कई जो है गड़बड़ियां पाई गई हैं, जैसे कि कहा गया कि कमजोर या बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन दिया गया। बिल्कुल, कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर थे और एड्रेस का जो है इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से किया गया। लोन से जुड़े जरूरी दस्तावेज जो थे वो ना के बराबर थे। फर्जी कंपनियों में पैसे ट्रांसफ़र किए गए। पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन देने की प्रक्रिया, यानी जिसको कि आप लोन एवरग्रीनिंग की मामली बात से समझते हैं। सर, ये तो बहुत गंभीर मामला है।
नहीं, बिल्कुल ये चीज़ें, और पिछले साल की बात है जब इसी मसले को लेके सेबी ने इन कंपनियों, इनके डायरेक्टर्स और खुद अनिल अंबानी पर ट्रेडिंग से शेयर बाजार में इन पे बैन लगा दिया था 3 साल के लिए। जी। अब जो है, अब आप समझिए कि 2 तरीके की बातें हैं इसमें। पहला मामला है कि लोन गलत आधार पे दिया गया, यानी लोन के लिए एलिजिबिलिटी नहीं थी, फिर भी यस बैंक की तरफ से, और उसमें ये बात आ रही है कि यस बैंक के अधिकारियों की मिली भगत से ये पूरा खेल किया गया, जी। रिश्वत दी गई, इस तरह के भी आरोप हैं। तो पहला मसला ये है कि लोन के लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो नहीं थी, दस्तावेज जो जमा कराए जाने थे वो नहीं थे, और उसके बावजूद लोन को गलत तरीके से दिया गया, डायरेक्टरों के एक ही जगह के पते वगैरह लगा के। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो लोन का पैसा मिला वो जिस पर्पज़ से मिला उस पर्पज़ में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, दूसरे पर्पज़ में इस्तेमाल हुआ, यानी फंड्स का डाइवर्जन किया गया, फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया, और इस तरह से इन्वेस्टर्स और बाकी जो बैंक और बाकी उसको एक तरह से चूना लगाने की या उनको साथ ठगी करने की कोशिश की गई। इस तरह के आरोप अनिल अंबानी पर और यस बैंक दोनों के एक तरह से उस पर ये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रवीण सर, जैसे ही ये खबर आई शेयर बाजार में भी हलचल मच गई। अगर रिलायंस इंफ्रा की बात की जाए तो आज 5% के लोअर सर्किट के साथ ये 359.85 के आसपास क्लोज हुआ है। 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है सर। रिलायंस पावर के शेयरों में भी गिरावट रही, ये भी 5% जो है डाउन होकर बंद होता हुआ दिखा। 59.77 के आसपास इसकी भी क्लोजिंग हुई है। यस बैंक हालांकि उसमें अच्छी खासी रिकवरी है, निचले स्तर से वो 1% की बढ़त के साथ 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि एसबीआई वाला भी एक मामला इस कहानी में है। एसबीआई ने भी कुछ दिन पहले इनको फ्रॉड घोषित किया था, वो वाला मामला क्या है सर, उसको भी हम आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। एसबीआई का मामला दरअसल 31,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मामला है, जिसमें एसबीआई ने कहा है कि उसके पैसे, उसका फंड जो लिया गया उसका इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से किया गया, दूसरी कंपनियों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया, अपने लोन दूसरे चुकाने में उसका, दूसरी कंपनियों के लोन चुकाने में उसके पैसे का, तो वो फंड डाइवर्जन का सीधा मामला, जिसमें एसबीआई ने अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया। जो आरबीआई का जो मेरे पास एक आंकड़ा है सर जी। आरकॉम ने बैंकों से 31,580 करोड़ लिए, बिल्कुल, और उस लोन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। अब एसबीआई का कहना है कि इसमें से करीब 13,667 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों के लोन चुकाने में खर्च कर दिए गए। यानी एक लोन ले रहे हैं आप दूसरे लोन को उसके रिपेमेंट के लिए, और उसके अलावा कहा गया कि 12,692 करोड़ रुपए रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसलिए उन्होंने शायद उसको फ्रॉड घोषित किया है। बिल्कुल, तो वो देखिए दोनों मामले वही हैं कि एक तो फंड डाइवर्जन का मामला है और दूसरा वही लोन की एवरग्रीनिंग किस तरह से की गई, क्या इसी पर्पस से पैसा लिया गया था, और इस वजह से ये पूरा जो आरकॉम को जो कर्ज देने का एसबीआई का मामला है उसको एसबीआई ने उसको माफ़ कीजिएगा फ्रॉड के उसमें डाला है। और ये चीज़ खुद जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने संसद में बताई है कि अनिल अंबानी को एसबीआई ने फ्रॉड घोषित कर दिया और आरबीआई के जो नियम है तयशुदा उनका इस्तेमाल करते हुए किया गया। और अब एसबीआई की ये भी योजना है कि वो इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपना चाहते हैं। और पिछला जो मामला है 2017 से 19 वाला यस बैंक वाला, उस मामले में भी सीबीआई के पास शिकायत है इसमें। तो कुल मिला के मोटी बात यह है कि अनिल अंबानी पे अचानक से मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से जो लोन लिए गए उनका किस तरीके इस्तेमाल किया गया, अब वो चीज़ें उनके ऊपर पलटकर जैसे जैसे जांच पूरी होती जा रही है वहाँ पे ये घिरते हुए चले जा रहे हैं। ईडी की छापेमारी एक गंभीर मामला है अनिल अंबानी के लिए। प्रवीण सर, कल भी हम लोगों ने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि 12 लाख करोड़ के आसपास का जो कर्ज है उसको बट्टे खाते में डाल दिया गया। हालांकि एनपीएस में अच्छी खासी तगड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन सर बट्टे खाते वाले मामले को भी इस कहानी से जोड़कर देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल, ये उसी कहानी से ये जुड़ते हैं इन सारी चीज़ों के तार। ऐसे कारोबारी जो पैसा सरकारी जो सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम का गलत तरह से इस्तेमाल करके बैंकिंग सिस्टम में सेंध लगाते हैं, फर्जीवाड़े करते हैं, रिश्वत देते हैं, क्विट प्रो। और केवल इनका मामला नहीं है, आप देखिए कि अभी ही क्या नाम उनके खिलाफ भी प्राइमा फेसी केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की चेयरपर्सन थी चंदा कोचर, 64 करोड़ के ब्राइबरी केस का वाला मामला है।
तो वो जो वीडियोकॉन ग्रुप को जो कर्ज दिया गया उसके बदले जो क्विड प्रो को किया गया, रिश्वत ली गई कर्ज के बदले, उसमें वो साफ तौर पे अब गिल्टी होती हुई नजर आ रही हैं जी। उनके खिलाफ भी। तो वो पूरा मामला बैंकिंग सिस्टम को, और वेणुगोपाल धूत जो वीडियोकॉन ग्रुप के थे वो भी फंसते हुए उसमें दिखाई दिए। तो पूरा मामला यही है कि किस तरह से बैंकिंग सिस्टम के नियमों को उसमें फ्लॉज ढूंढ के, लूपहोल्स को ढूंढ के उसके जरिए रिश्वत दे के पैसे लिए गए, पैसों को फिर चुकाया नहीं गया, और एक तरह से उन कर्जों को फिर बैंकों को अंत में बट्टे खाते में डालना पड़ा, राइट ऑफ करना पड़ा। उसके बाद अब चीजें, और वही पाइलअप 12 लाख करोड़ का दिखाई देता है। और उसके बाद की अब जो सख्ती है, जो मान लीजिए अनिल अंबानी पे अब दिखाई दे रही है, वो सख्ती भी अब सरकार की तरफ से की जा रही है कि कोई भी कारोबारी कर्ज लेकर उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। जी। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा सर कि पिछले कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि जो ADAG कंपनी के मालिक जो रहते थे अनिल अंबानी साहब, इनके बेटे बहुत एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा था कि ये रिवैम्प कर देंगे, इनकी जो फूटी हुई किस्मत है इनको जगा देंगे। खुद अनिल अंबानी के लिए भी कहा जा रहा था कि इनके शेयरों का अगर आप चाल देखिएगा, मेरे पास डेटा है सर, अगर रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो 6 महीने में शेयर ने 37% का तगड़ा रिटर्न दिया है। रिलायंस पावर की बात की जाए तो इसका भी अगर चार्ट देखूं तो 6 महीने में इसने निवेशकों का पैसा जो है 55% तक बढ़ा दिया। तो ऐसी खबरें थी मार्केट एरिना में कि भाई लगता है कि अब यूटर्न लेंगे क्या, लेकिन ऐसी खबरें आना कि अब ED की छापेमारी चल रही, घर द्वार समाज सब जगह पे आपको थू हो रहा है, तो सर क्या फिर से अब यूटर्न हो जाएगा क्या मामला? नहीं, देखिए, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा यानी अनिल अंबानी ग्रुप की तरफ से कहा गया, आर पावर और रिलायंस इंफ्रा के लिए कोई ऐसी बात नहीं है परेशानी वाली इसमें। तो दोनों कंपनियां अपनी तरफ से इन्वेस्टर्स को भरोसा देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन टर्न अराउंड की कोशिशों के लिए जो पूरे के पूरे ग्रुप को, या खुद अनिल अंबानी के लिए जो कुछ लंबे वक्त से कोशिश कर रहे थे कि इस पूरे अपने ग्रुप को टर्न अराउंड करें, अपने आप को वापस से पूरे कारोबार में लेके आएं, उनके लिए वाकई में ये एक झटका है। और अगर इसके आगे की प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उसमें अगर चीज़ें उनके खिलाफ जाती हुई दिखी, या कुछ और एक्शन होते हैं, या कानूनी मुकदमेबाजी में अगर वो ज़्यादा फंसते हैं, तब चीज़ें मुश्किल और हो सकती हैं। एक अंतिम सवाल सर, क्या इनको और कर्ज भी लंबा चौड़ा है। SBI के अगर आप कर्ज की बात करेंगे तो सोचिए 31,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा है जी। तो वो कर्जा, उसका डाइवर्जन ये, और उसमें फिर फ्रॉड का घोषित कर दिया जाना, तो ये वाकई साख पे भी बट्टा लगाता है और मुश्किलों को भी बढ़ाता है। अंतिम सवाल सर, क्या इनको बचाने के लिए कोई बड़ा मीडिया, माफ़ कीजिए, कोई बड़ा बिजनेस हाउस या कोई और कॉन्ग्लोमरेट आते हुए दिखेंगे क्या सर इनको बचाने के लिए? नहीं, देखिए, ये तो रेगुलेटरी या कहें कि कानूनी एक्शंस हैं। ED की कार्रवाई में कोई उद्योगपति या कोई कारोबारी किस तरह से बिजनेस एंगल से मैं पूछ रहा हूँ सवाल। बिजनेस एंगल से अगर आप पूछेंगे तो कोई ग्रुप अगर टेक ओवर करता है पूरा, मान लीजिए रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा को खरीदने या दूसरी किसी कंपनी को खरीदने, इन एक कंपनियों के अलावा मुझे तो दिखता भी नहीं कि अनिल अंबानी के पास कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो और अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। हाँ, डिफेंस की कंपनी और है, तो वो बीच में बहुत सारी खबरें आई थी सर, जिनको ठेका का मिलता हुआ दिख रहा, ऑर्डर्स मिलता हुआ दिख रहा था, उसके बाद ही इसी वजह से टर्न अराउंड की जो बातें हैं वो बार बार सामने आ रही थी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ब्लैक रॉक जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने अपने कर्मचारियों को चीन की यात्रा के दौरान अपने लैपटॉप वहीं छोड़ने और लोन पर लिए गए फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए कहा। प्रवीण सर, क्या MNCs चीन में डेटा सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हैं, और क्या है ये पूरा मामला? इसके अलावा सर PM सूर्य योजना वाला भी मामला है, वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि सोलर पैनल जो लगाए जा रहे हैं हमारे देश में, उनके जरिए भी डेटा जो है ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो कहाँ भेजा जा रहा है ये डेटा? चीन को भेजा जा रहा है, यानी जो गोपनीय जानकारी है उसको भेजने की कोशिश की जा रही है। तो क्या वहाँ भी जाँच की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है क्या? नहीं, देखिए, चीन को लेके जो सिक्योरिटी कंसर्न है पूरी दुनिया के, खास तौर पे अमेरिका, और अगर हम भारत की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन अमेरिका और भारत के लिए और कनाडा ने भी एक वक्त पे एक्शन लिया था, उनके लिए चाइनीज़ कंपनियों का और चाइनीज़ गवर्नमेंट के जिस तरह के एक्शंस हैं, कार्यप्रणाली है, वो बड़ा एक चिंता का सबब बना हुआ है। अब सबसे ताज़ा मामला जो ब्लैक रॉक का है, कि जिसमें कंपनी ने अपने जो एग्जीक्यूटिव्स को बोल दिया है कि आप जाएं तो
ऑफिशियल फ़ोन या अपने लैपटॉप लेके कतई न जाएं, ऑल्टरनेटिव अपने इक्विपमेंट लेके वहाँ जाएं और उस तरह से वहाँ काम करें। खतरा इस बात का है कि चाइना उनका इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है, वहाँ पे उन इक्विपमेंट से डेटा निकाला जा सकता है या उनको डिटेन भी किया जा सकता है। अलग अलग तरह के मामले हैं। हाल के वक्त में चाहे वेल्स फार्गो के एग्जीक्यूटिव को रोकने का मामला हो या अमेरिकी सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री के अफसरों को वहीं पे डिटेन करने और लंबे वक्त तक वापस न जाने देने और उन पर गंभीर आरोप लगाने के बात हों, उन सब ने एक पूरी अमेरिका में खलबली इस तरह की मचा दी है कि अगर आप चीन जा रहे हैं तो चीन जाना खतरे से खाली नहीं है। न सिर्फ जासूसी हो सकती है, आपके इक्विपमेंट्स को सीज किया जा सकता है और उनसे डेटा निकाले जा सकते हैं, आपकी जानकारियां मांगी जा सकती है और आपको डिटेन भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो चीन को लेके एक तरह की आशंका अब पूरी दुनिया में पैदा कर रहे हैं। सर, ऐसी खबरें मुझे अभी याद आ रहा है, हुआई को लेकर की कही जा रही थी। बिल्कुल, उसकी भी एंट्री को लेकर बहुत जो है असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। चीन चाहता था कि हुआई की जो पहुंच है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाए, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की तरफ जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा था, क्योंकि उस समय भी ऐसी बातें कही गई कि भाई विश्वास नहीं है आपकी कंपनियों पर लेकर, आप जो काम कर रहे हैं। सर, उस वाले मामले को भी क्या इससे जोड़? अमेरिका ने तो साफ तौर पर बैन कर दिया हुआवे को। कनाडा में उनको डिटेन किया गया, हुआवे के सीनियर उनको। भारत ने भी टेलीकॉम, और अमेरिका में भी ये बात है और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, भारत ने भी टेलीकॉम गियर के मामले में या इक्विपमेंट के मामले में चाइनीज़ कंपनियों को एक तरह से शैडो बैन कर रखा है। चाइनीज़ कंपनियों के गियर लगाने की परमिशन कंपनियों को नहीं है। खतरा इसी बात का है कि चीन किस तरह से डेटा का इस्तेमाल करेगा, किस तरह से आपके डेटा को ले रहा, और यही वजह थी कि आपको याद होगा टिकटॉक को बैन किया गया। भारत में बैन कर दिया, अमेरिका बैन नहीं कर पाया टिकटॉक को। ओनरशिप चेंज करने की बात आई, तमाम तरह की चीज़ें आई, तो टिकटॉक को लेके भी इसी तरह के खतरे थे। फिर चाइनीज़ जो टेलीकॉम गियर हैं, ऐप हैं, लोन ऐप, भारत के लिए तो चाइनीज़ जो लोन ऐप थे उनको लेके एक बड़ी समस्या पैदा हुई बीच में देश में। तो चीन के साथ डेटा का सिक्योरिटी थ्रेट बहुत तगड़ा है और इसीलिए भारत सरकार ने पिछले 4-5 साल से, खासतौर पर कोविड के टाइम से, चीनी कंपनियों को, और उसी बीच में 20 के आसपास ही पूरा लद्दाख का मामला भी हुआ जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आके खड़ी हो गई। जी प्रवीण सर, अगला सवाल लौटते हैं इस पे। पीएम सूर्य योजना जो है, जिसमें कहा जा रहा है कि हर घर में सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, उससे आपको बिजली मिलेगी और उससे अगर आप लगाना चाहेंगे अपने घर पर, छत पर, तो आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो अधिकतर जगह पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है सोलर पैनल्स लगाने के लिए, तमाम इसके लिए इक्विपमेंट्स की जो ज़रूरत पड़ रही है, वो कहा जा रहा है कि अधिकतर माल जो है वो चाइना से लाया जा रहा है। उसको लेकर अब संशय बरकरार है। कहा जा रहा है कि उसके जरिए जो है डेटा ट्रांसफ़र हो सकती है, डेटा का स्मगलिंग हो सकता है। हम आपसे समझना चाहेंगे सर, ये वाला मामला क्या है, ये भी समझाइए। नहीं, ये एक बहुत पेचीदा और संजीदा मामला है जिसमें सरकार की जिस पे नज़र पड़ी है। आप समझिए कि लगभग 1 करोड़ घरों पे पीएम सूर्य घर जो है सोलर स्कीम लाने की बात कही गई। 1 करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने की बात आई, सोलर पैनल लगाने की। अब उसमें संदेह इस बात का आ रहा है कि उसके साथ जो इन्वर्टर कनेक्टेड हैं इन सोलर मॉड्यूल्स के साथ, उनके जरिए डेटा आपका चाइना जा सकता है। आपका जो ग्रिड से मान लीजिए कनेक्ट है, तो वो पूरा किस तरह का इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क है, ग्रिड किस तरह से काम करे, ये तमाम जानकारी चीन को आपके इन्वर्टर के जरिए, सोलर मॉड्यूल के से जो कनेक्टेड हैं उसके जरिए पहुंच सकती है। जी, तो ये चिंताजनक बात है। तो अब सरकार ने ये कहा है कि आपके जो भी इन्वर्टर हैं वो सरकारी सॉफ्टवेयर और सरकारी ग्रिड के साथ कनेक्टेड होंगे, सरकारी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होंगे, ताकि इसको चाइनीज़ जो किसी तरह की जो डेटा का ट्रांसमिशन है उसको रोका जा सके, वो ना हो। जी, तो ये हाल के वक्त की सरकार की एक बड़ी चिंता और इस तरह की ये रिपोर्ट आई है और ये इस खतरे को बताती है कि चीन का किस तरह का पेनिट्रेशन है और उसको लेके किस तरह के सिक्योरिटी कंसर्न है। अब प्रवीण सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि चीन पर जो हमारी ही नहीं डिपेंडेंसी जो है, हमारी ही डिपेंडेंसी नहीं है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमीज़ की डिपेंडेंसी है। आप चाहे 2-3 मामलों में देख लीजिए, आप सेमीकंडक्टर्स के मामले को देख लीजिए, चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट और मेटल्स के मामले में देख लीजिए, या अभी हम लोग को लेकर अगर फार्मा की बात की जाए तो APIs को लेकर ले लीजिए, एक्यूट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर ले लीजिए, या ताज़ा मामला आप देख रहे हैं सोलर पैनल्स को ले लीजिए। तमाम ये सब जो बहुत ही मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट
इंग्रेडिएंट है सर, कंपोनेंट है एक इंडस्ट्री के लिए भी, और सभी चीज़ों के लिए हमारी जो निर्भरता है वो चीन पर है, और चीन इसी का फ़ायदा उठा रहा है सर। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आपको इसकी ज़रूरत है, मैं आपको भेज रहा हूँ, उसी में कोई चिप, कोई डेटा, कोई ये लगाकर सर्विलांस करने की कोशिश कर रहा है। तो सर व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्या हम लोग अपनी डिपेंडेंसी को कम नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम जान रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर हमारे लिए ये थ्रेट हो सकती है, तो व्हाट इज़ आवर प्लानिंग? नहीं, प्लानिंग में तो देखिए पीछे रह गए हम, सीधे तौर पर अगर अब बात की जाए कि, और सिर्फ भारत नहीं रह गया, पूरी दुनिया पीछे रह गई, तो अब उसी को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी पिछले 4-5 साल से कोशिश की जा रही है। जब से कोविड आया तब से एक्चुअल चाइनीज़ थ्रेट का अंदाज़ा हुआ पूरी दुनिया को। अब भारत चूँकि मैन्युफैक्चरिंग में एक तरह से बहुत ज़्यादा अहमियत रही नहीं, अब उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया। अभी तक जो पैनल आ रहे थे, सोलर पैनल की बात करूँ, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, और चाहे आप चाइनीज़ लाइट्स को देख लो, ज़्यादातर चीज़ें देश की इकोनॉमी में, टॉयज़ से लेके, फिर सरकार ने टॉयज़ के लिए पॉलिसी करी, बाकी सारी चीज़ें की। तो कुल मिला के चीन का थ्रेट बहुत ज़बरदस्त है, और उसको लेके आप बहुत तगड़ी तैयारी भी करेंगे तो भी लंबा वक्त उससे निपटने में लगेगा। अब भले सोलर पैनल बड़ी बड़ी कंपनियां खुद बना रही हैं, चाहे आप अदानी को देख लीजिए या और कंपनियों को देख लीजिए, बड़े पैमाने पर सोलर पैनल घर पे बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपोनेंट हैं, मशीनरीज हैं, वो सब अभी भी चाइना से आ रही हैं, और वो भी एक खतरा ही है। जी जी, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकॉनमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बीच भी इंडियन इकॉनमी का अच्छा प्रदर्शन जारी। लेकिन आरबीआई के सेविंग्स के नए आंकड़ों से ये पता चला है कि भारत के लोग अब सेविंग्स पर कम फोकस कर रहे हैं। लोगों में सेविंग्स की आदत में ये बदलाव इकोनॉमी के लिए ठीक है भी या नहीं, जानने की कोशिश करें। प्रवीण सर, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी में परिवारों की नेट सेविंग की हिस्सेदारी गिरकर 5.3% पर आ गई। ये बीते 50 साल में सबसे कम है। साल दर साल अगर देखिए तो इसमें गिरावट आ रही है सर। 10 साल पहले ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स रेट जो था वो 34.6% था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में घटकर 29.7% पर आ गया। प्रवीण सर, ये डेटा लोगों की आदत और सोच में आ रहे बदलाव के बारे में भी बता रहा होगा कुछ? बिल्कुल, लोग बैंकों में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, इसको लेके हम कई बार अपने मनी सेंटर में डिस्कस कर चुके हैं। बैंकों की, आरबीआई की, सेबी की, सरकार की, चारों जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं इस देश की, उनकी ये फिक्र है कि लोग देश में बैंकों में पैसा क्यों नहीं जमा करा रहे, और वहीं से वो सेविंग्स का पूरा मामला आता है कि आखिरकार जो सेविंग्स का रेट है वो कम क्यों हो रहा है, घट क्यों रहा है। अब दो फैक्टर इसके जो बड़े दिखाई देते हैं वो ये हैं। एक तो जो लोगों की आदत में बदलाव वाली जो आपने बात की कि लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं इन सेंस कि आपका कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्ज लेके आपका खरीद रहे हैं। पे नाउ बाय लेटर वाला मामला है सर। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें खर्च को लेके वो बढ़ा है, आप कर्ज ले रहे हैं, फिर कर्ज की किस्तें चुका रहे हैं। तो एक तो मसला ये है। दूसरा मसला है फाइनेंशियलाइजेशन का, जहां लोगों को ये लग रहा है कि बैंकों में पैसा रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा है नहीं, और इस वजह से लोग अब पिछले कुछ अगर आप वर्षों पर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स हो गए या शेयर बाजार हो गए, ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता, वहां पैसा लगा रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं, इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये दो बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको सेविंग्स रेट में गिरावट दिखाई देती है, और इसकी फिक्र जो है वो आरबीआई लगातार जताता हुआ दिखाई देता है। सर फिक्र करना लाजमी भी है कि 9 सालों में देखिए बैंक डिपॉजिट्स में लोगों की जो सेविंग्स की जो हिस्सेदारी है, पार्टिसिपेशन है, रेशियो वाइज अगर मैं देखूं सर 43% से ये घटकर 35% पर आ गई है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सर जीरो इंटरेस्ट ईएमआई वाला मामला हो, या माफ़ कीजिएगा मैंने अभी कुछ देर पहले गलत बोल दिया, बाय नाउ पे लेटर वाला मामला, ये वाला मामला हो सर, लोग खर्च कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाला मामला हो प्रवीण सर, लोग पैसे के बारे में अब सोच ही नहीं रहे हैं, उनके खाते में रहे ना रहे, दे वांट टू लिव देयर लाइफ। बट ये इकोनॉमी के लिए कितना चिंताजनक है ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। लेकिन उसमें जो सेविंग देखिए कम हो रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मसला ये नहीं है कि लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, लोगों का जो लिविंग एक्सपेंस है, स्टैंडर्ड भी बढ़ा है। लोगों का लिविंग एक्सपेंस जो है, सरकारी जो महंगाई है वो भी लोगों के बजट को खा रही है।
मसलन अब आप देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप खरीदने जाते हैं, थोड़ा जेनरिक बात मैं कर रहा हूँ, प्लीज। किसी भी चीज़ को अगर आप खरीदने जाते हैं सामान को, तो उस पर लंबे चौड़े सरकारी टैक्सेस हैं। तो आदमी की जेब में अब असल में, लोगों की या परिवारों की जेब में अब पैसा बचता नहीं है। आपके खर्चों को समेटने के बाद आप एजुकेशन का इन्फ्लेशन देख लीजिए, आप आने जाने इलेक्ट्रिसिटी का इन्फ्लेशन देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, बिजली का ही खर्च अगर आप मेट्रोज में देखेंगे तो 3,000-4,000 रुपये तो बिजली का खर्च है। फिर आपका ट्रांसपोर्ट का खर्च है, आपका आने जाने का खर्चा है, हेल्थ का खर्च, पेट्रोल डीजल के आप कीमतें देख लीजिए, हेल्थ केयर का खर्चा है, चाहे आप इंश्योरेंस देख लीजिए या बाकी रिलेटेड चीज़ें देख लीजिए, मेडिसिन देख लीजिए आप। तो ये जो लिविंग जो कॉस्ट है लोगों की, वो लगातार ऊपर गई, और वो पैसा जाएगा कहाँ से? वो पैसा, चाहे आप टैक्सेस देख लीजिए, म्यूनिसिपैलिटी के टैक्सेस देख लीजिए, आपने घर खरीदा, प्रॉपर्टी टैक्स आप हर साल दीजिए उसका, तो अल्टीमेटली वो जा कहाँ से रहा है? अल्टीमेटली वो आपकी पॉकेट से जा रहा है। और पॉकेट से जा रहा है मतलब वो पैसा फिर आप जो सेव करते, गांव देहात में पहले क्या होता था कि लोगों के खर्चे बहुत कम थे, नॉमिनल खर्चे थे, महंगाई थी नहीं, इतने तरह के जो सरकारी जो खर्च हैं वो थे नहीं, टैक्स था नहीं, इतने भारी भरकम जीएसटी या कहें कि कार वगैरह लोग ले भी नहीं पाते थे उस वक्त पे। तो लोगों का पूरा पैसा बचता था, वो पैसा कहाँ जाता था? वो पैसा जाता था सेविंग खातों में, फिर एफडी में, फिर चला जाता था आपका पैसा सारे जो डाकखाने की स्कीम है उनमें, छोटी बचत योजना है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। तो वो लंबे वक्त के लिए सरकार को पैसा मिल जाता था, सरकार भी खुश रहती थी, बैंक भी खुश रहते थे। वही बात कहा जा रहा है सर कि दशकों से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्टार्टअप्स पर, इंडस्ट्रीज पर जो है ये निवेश वाला जो पैसा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब सेविंग घटने से सरकार की जो निर्भरता है वो विदेशी पूंजी पर बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक कोई चिंताजनक बात है या नहीं सर? नहीं, चिंताजनक बात है। आपको कर्ज ज़्यादा लेना पड़ेगा। आपको अगर आपके घर से पैसा नहीं मिल रहा है, या मान लीजिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स में लोग पैसा कम लगाएं, जो कि आपको लंबे वक्त के लिए फंडिंग दे रही, पीपीएफ हो गया, इस तरह के जितने इंस्ट्रूमेंट हो गए, एनएससी केवीपी टाइप की चीज़ें हो गई, किसान विकास पत्र। तो अब आप क्या करोगे? अब आप अपने बॉन्ड उतारोगे, सरकार इंटरनली भी कर्ज लेगी, सरकार बाहर से भी कर्ज लेगी, चाहे आईएमएफ हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या वर्ल्ड बैंक हो, या दूसरे एजेंसीज हों। आप बॉन्ड जारी करेंगे, आप उस पर ब्याज देंगे, तो सरकार का इंटरेस्ट आउटगो बढ़ेगा उस तरह से। हालांकि आप फिर जब हम बात लेके आते हैं फिस्कल डेफिसिट पे, तो वहाँ सरकार का कामकाज अभी तक देखा जाए तो वो एक ऐसा काम है जिसमें कि सरकार ने चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की और उसे सफलता भी मिली है। नहीं, कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है सर, 4.4% के आसपास लाने की कोशिश की जा रही है। फिस्कल डेफिसिट अभी 4.8% के आसपास है सर? नहीं, फिस्कल डेफिसिट अभी 4.9% के अराउंड है। उसको कहा जा रहा है कि 4.4 के आसपास रखने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए सर, आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।